अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ मैं इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपरों में आपके आ सकता है। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, इसका न्यूमेरिकल भी, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो आज जो है इस टॉपिक को हमने कवर करना है और मैंने आपको इसे डिटेल में समझाना है और इसके न्यूमेरिकल भी कराने हैं। और आगे जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और जो दूसरी चीज़ें दी हुई हैं वो भी तमाम चीज़ें मैं आज ही की वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लाइव सेशन जो है वो हमने शुरू कर लिया है, जिसमें हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को टेस्ट का पता नहीं चल पाता कि सर टेस्ट होगा कब और किस तारीख को या किस दिन या किस टाइम पर जो है वो टेस्ट है। तो आप जो है वो ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, वहाँ पर हम जो है वो टाइमिंग शेयर कर देते हैं बच्चों से एक दिन पहले या टेस्ट से कुछ टाइम पहले तक। ठीक है, और बता देते हैं कौन सा टेस्ट होगा। तो आपको वहाँ पर नोट्स और जो है वो टेस्ट की टाइमिंग, तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी और लेक्चर्स, जितनी भी चीज़ें हैं ऑल तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में हमने जो ऐड होने की फ़ीस रखी है वो 500 रखी है। तो आप जो है ये फ़ीस पूरे साल में सिर्फ एक ही बार पे करेंगे। ठीक है, हर महीने पे नहीं करनी। तो चलें आ जाए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के नोट भी बन गए हैं, तो अगर वो चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और साथ साथ इंग्लिश, इस्लामियत और उर्दू के भी नोट्स बन गए हैं क्लास 9 के। तो सबसे पहले देखें, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट, या न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट दैट every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, या between their centers। तो यहाँ पर हमें किस तरह से इस लॉ को समझना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मैं एक सिंपल बॉडी बना रहा हूँ जिसे मैंने जो है वो बॉडी ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये बॉडी ए है और इसी तरह से हम इस लॉ को समझेंगे। और ये बॉडी बी है। तो बॉडी है यानी मैटर होगा, इसमें कुछ मास होगा। तो ये m1 हो गई, ये m2 हो गई। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये हमें कहता है कि अगर बॉडी ए बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो बॉडी बी भी अपने आप को, यानी बॉडी बी भी जो है वो बॉडी ए को अपनी तरफ खींचेगी। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपकी दो फिंगर्स हैं, अगर आप इन दो फिंगर्स को यूं करके बंद रखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों फिंगर एक दूसरे के करीब जाती जाएंगी। ठीक है, तो बीच में ना ही कोई रस्सी है और ना ही कोई फील्ड है, ना ही आपने कोई तार लगाया हुआ है, तो फिर भी जो है ये बॉडी एक दूसरे की तरफ, ये फिंगर्स एक दूसरे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये जो है इसी तरह से बिल्कुल एक बॉडी दूसरी बॉडी को भी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इतनी कम फोर्स में खींच रही होती है कि एक चीज जो है वो दूसरे की तरफ नहीं जा पाती। फोर्स हर बॉडी दूसरी पे लगा रही होती है, लेकिन इतनी कम फोर्स होती है कि एक बॉडी दूसरी की तरफ नहीं जा पाती। अच्छा, जब भी ये लॉ समझाया जाता है तो बच्चों का एक सवाल होता है कि सर एक बॉडी दूसरे को अपनी तरफ किस तरीके से खींच रही है, यानी क्या चीज होती है जो कि खींचने में मदद करती है। तो देखें, कोई तार नहीं होता, ये बॉडी जो है सिर्फ दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। जैसे कि हम जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, इसी तरह से ये एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। तो न्यूटन ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया। तो न्यूटन ने क्या कहा कि बॉडी का जितना मास होगा ना, उतना ज्यादा फोर्स जो है ना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास बॉडी है ए है, अगर बॉडी ए का मास और बॉडी बी का मास ज्यादा है, यानी कम नहीं है, कई किलो है, कई जो है वो केजी में मास है इसका, तो एक बॉडी और बी बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना वो भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के। यानी इस तरह से कहा जा रहा है आपको कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलें, अगले में क्या कहा जा रहा है, अगले में ये कहा जा रहा है कि अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम r से शो कर देते हैं, जो कि सेंटर से सेंटर लिया जाएगा। ठीक है, सेंटर से लिया जाएगा। तो ये जितना ज्यादा होगा हमारे पास बॉडी उतनी ही कम एक दूसरे से फोर्स लगाएंगी। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट है आपके पास, उसको आप जितना दूर लेते जाएं दूसरे मैग्नेट के, जितना दूर ले जाएं दूसरे मैग्नेट से, तो वो उतना ही कम जो है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा।
और जितना उस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब ले आए उतनी ही जोर से वो एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि डिस्टेंस दो बॉडीज के दरमियान जितना ज्यादा होगा, दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये बॉडीज एक दूसरे को उतना ही ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेंगी। तो फोर्स जो है वो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी फोर्स कम हो जाएगी अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और ये डिस्टेंस स्क्वायर में बढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर में बढ़ेगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। देखिए, हमने मैथ में एक तरीका पढ़ा था कंपेयर में क्या करते हैं कि हम एफ और एफ को कंपेयर कर देते हैं, यानी 1/r² इज इक्वल टू m1 m2, ये कंपेयर करना होता है। कंबाइन करना थोड़ा अलग होता है। कंबाइन करना ऐसे होता है कि f को एक बार लिख लिया जाएगा, यानी जो चीज 2 बार है उसे एक बार लिख लेंगे। जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन 2 बार था तो एक बार लिख लिया, f 2 बार था तो एक बार लिख लिया। ठीक है, पहले मैं यहाँ जो है वो थोड़ी सी वर्डिंग लिख देता हूं कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो कंबाइन इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन कर दूंगा, तो जो चीज 2 बार होगी वो एक बार लिख ली जाएगी। f 2 बार था, एक बार लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी 2 बार थी, एक बार लिख लिया। m1 एक ही बार है, m2 भी एक ही बार है, और r² एक ही बार है। अच्छा, ये मैं बात आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी आपने जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो आप जो है वो 2 चीजें लगाते हैं। एक इक्वल टू, यानी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है ना, तो आपको 2 चीजें लगानी पड़ेगी, एक इक्वल टू और दूसरा जो है वो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, इसके ऊपर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल करा देता तो शायद बात इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती, तो इसलिए बेहतर था कि ये समझा दिया जाए। तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा ना, यहाँ जो आपके पास कांस्टेंट आएगा, हर इक्वेशन का या हर लॉ का अपना अलग अलग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ये आगे पूछी जाएगी। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें 3 भी आता है लेकिन 6.67 तक ही रखें। ठीक है, 2 नंबर लें पॉइंट के बाद, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर और केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, इस यूनिट को चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बोर्ड इधर शिफ्ट हो गया, अब आपको सही नजर आ रहा होगा। तो इस वैल्यू को चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इस यूनिट को न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं वैल्यू को, इस यूनिट्स को। तो ये जो है वो जी की वैल्यू है, आपने हमेशा याद रखनी है। अब जी होता क्या है इसको भी हमने आगे जाके समझना है। तो ये जो है वो फॉर्मूला है जो कि हमारे पास इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, यानी वो चाहती है कि वो चीज उसके साथ आके मिल जाए, लेकिन ये फोर्स इतनी कम होती है कि एक दूसरे से नहीं मिल पाती। अच्छा, ये फोर्स ज्यादा कब होगी, यानी एक बॉडी दूसरी को ज्यादा अपनी तरफ कब खींचेगी? ये जब खींचेगी जब जो है वो दोनों का मास बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींच रहा है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ जा नहीं पाते, अपनी अपनी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए भी नहीं एक दूसरे के पास जा पा रहे। कहते हैं ना कि जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी है कि चांद और जमीन और चांद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसीलिए ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते, एक दूसरे के पास आ नहीं पाते। ठीक है, चलें, तो ये जो है हमें समझ में आ गया कि क्या होता है हमारे पास। अब जो है वो जी की वैल्यू को समझते हैं। ये जी की हमने वैल्यू लिख ली, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये जो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन दोनों में क्या फर्क होता है इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड में अगर डेरिवेशन इसकी कही जाएगी करने की तो बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको कराई। ठीक है, चलें, अब जो है वो जी देखते हैं। हमारे पास जी क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी, दोनों जी को समझते हैं। देखें,
ये जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आपको ये बात मैं पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि जी की वैल्यू कांस्टेंट सिर्फ अर्थ की सरफेस पर होती है। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने अर्थ बना दिया, हमारा अर्थ हो गया ये, ठीक है, ज़मीन हो गई। जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू तब्दील होती जाएगी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ तक अगर आप रहेंगे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है। इससे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। इस जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल जी की। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कहता है कि आप जो है वो कहीं भी चले जाएं, यहाँ अर्थ के ऊपर चले जाएं, समझे ये अर्थ के ऊपर है, यानी काफी डिस्टेंस पे चलेगा अर्थ से, और यहाँ पर स्पेस में, समझे ये स्पेस है, ये जो यहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट, ये और स्पेस है, चाहे यहाँ पर भी क्यों ना आ जाए, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ये वाले जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो जी की वैल्यू, ये जो हमारे पास कैपिटल जी है यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे मून पे चले जाएं, अर्थ पे चले जाएं, या कहीं भी चले जाएं। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये मैं बना रहा हूं मून, ठीक है, मून बना दिया। अब ग्रेविटी की वैल्यू यानी ये जी की वैल्यू जी ई के बराबर होगी या जी ई के बराबर नहीं होगी, यानी जी ई जो है वो जी ई के जी एम के बराबर होगी या नहीं होगी। तो जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं होगी। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू अलग है, मून की ग्रेविटी की वैल्यू अलग है, लेकिन दोनों के पास ग्रेविटी मौजूद है। लेकिन ये जो जी एम है यानी मून के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों सेम होंगी। क्यों? क्योंकि कहीं भी चले जाएं आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल जो कि कहीं जाने पे भी तब्दील ना हो। देखें आपका नाम फॉर एग्जांपल है अली या हसन, चले हसन ले लीजिए, आपका नाम हसन है, आप मून पे गए तो क्या आपका नाम कुछ और हो जाएगा? नहीं, आपका नाम जो है वो एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल को यहाँ पर कह लीजिए एक कांस्टेंट चीज है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या अमेरिका या किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप हसन ही रहेंगे। जैसे कि ये बच्चा है, इसका नाम है हसन, ठीक है, इसका नाम है हसन, तो आप कहीं भी चले जाएं आप, ये जो है वो हसन ही रहेगा, ये जो है वो हसन ही रहेगा, ठीक है, कहीं भी चले जाएं, चाहे मून पर चले जाएं, अर्थ पे आ जाएं या मार्स पे चले जाएं, ये हसन ही रहेगा, ठीक है, ये तब्दील नहीं होगा। अच्छा, अब इसी तरह से हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो जब हर जगह पे सेम रहेगी जी की वैल्यू तो आएगी भी सेम, यानी जब हर जगह पर सेम रहेगी तो हर जगह पर सेम ही लिखी जाएगी। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई केजी इनवर्स का स्क्वायर है, क्योंकि मास 2 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये जी की वैल्यू भी देख लेते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये जो जी की वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी। अर्थ के सरफेस पे कुछ रहेगी, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो और कहीं और हो जाएगी, और मून पर जाएंगे तो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस पर है, ये जो मैं जी की वैल्यू लिखूंगा सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए है, तो कहीं पर आपको ये 10 भी मिलेगी वैल्यू, ठीक है, कहीं पर ये 10 भी मिलेगी और कहीं पर 9.8। तो 9.8 और 10 दोनों ही अर्थ के सरफेस पर होती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि 9.8 जो है वो अर्थ से अगर ऊपर चले जाए तो होगी और 10 सरफेस पे, या उलट कर लीजिए इसका। तो 9.8 और 10 जो है वो सेम माना जाता है, इन्हें कांस्टेंट, ये यही वैल्यू रहती है अर्थ के लिए, सही है, अर्थ के सरफेस पर जी की। चलें, ये तो हमारी बात हो गई। अब मजीद मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट में वैल्यूज ही लिखी हुई थी, तो वैल्यूज मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे क्या वैल्यू होगी? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैज वैल्यू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, और 10 केजी न्यूटन केजी इनवर्स, ठीक है। ये 2 यूनिट होते हैं, ये जी के यूनिट लिख लीजिएगा, ये यूनिट भी अक्सर आपके लिए न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स वही बात लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बताई अर्थ की, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वही बात लिखी हुई है, तमाम चीज़ें, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है, यानी बॉडी के मासेस पे भी डिपेंड कर रही होती है, यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है तमाम चीज़ों के लिए। अच्छा, इसकी वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होगी, चाहे मून पर हो, अर्थ पर हो, ठीक है, ये यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स पढ़ भी देता हूँ, एक दो आपको बात समझ में आ जाएगी, मैं ये पहले ही
एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया जाएगा। ये जो की पॉइंट्स है ना, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करनी है हमने। तो ये दो वैल्यूज लिख लीजिएगा, कांस्टेंट होती है जगह पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसकी मदद से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं कि एक चीज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मासेस। तो ये कैप है और ये मार्कर है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूं कि मार्कर और पेन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालें, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर पता कर लेते हैं m1 क्या है। देखिए m1 जो है ये इस कैप का मास ले लीजिए, m2 जो है ये इस मार्कर का मास ले लीजिए, r जो है ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हो गया, और g क्या है, g जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सही है, आपने निकाल ली ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से। ठीक है, चले आगे। कहा जाता है कि ये जो फोर्स होती है ये यूनिवर्स में हर जगह होती है, यानी अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर जगह रहती है ये फोर्स, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन पर ही होती है, हर जगह होती है। इसीलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। अच्छा, इट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये एक्शन रिएक्शन भी होती है ये फोर्स, मतलब ये इसको घसीट रहा है तो एक्शन में ये उसको घसीट रहा है, इसने इसको घसीटा, एक्शन हो गया, लेकिन इसने जब इसको घसीट लिया तो रिएक्शन हो गया, यानी एक ने दूसरे पे फोर्स लगाई तो दूसरे ने भी एक पे फोर्स लगा दी। ये एक्शन और रिएक्शन होती है। मतलब मैंने पंच जो है वो व्हाइट बोर्ड पे मारा, ठीक है, तो ये मैंने एक्शन किया, लेकिन व्हाइट बोर्ड ने भी जो है फोर्स लगाई मेरे हैंड पर, ये रिएक्शन हो गई। और आपको पता है कि जब आप दीवार पे मुक्का मारते हैं तो दीवार टूटती नहीं है, बल्कि आपका हाथ जख्मी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दीवार ने तो आपको नहीं मारा, फिर भी हाथ क्यों जख्मी हो रहा है? क्यों? क्योंकि दीवार भी फोर्स लगाती है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स कहलाती है, और सेम मैग्नीट्यूड की होती है, बस अपोजिट डायरेक्शन की होती है। अच्छा, ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, यानी अगर मैं बीच में कुछ और भी रख दूं ना, इसके पेंसिल रख दूं, तो भी ये फोर्स सेम ही रहेगी। अक्सर आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कम हो जाती है अगर बीच में कुछ रख दिया जाए, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कम अट्रैक्ट करना शुरू करता है अगर बीच में कोई मीडियम रख दें। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे पेंसिल रखो, पेन या कुछ भी, ये फोर्स सेम ही लगेगी। ठीक है। अच्छा, आगे बताया जा रहा है कि ये मासेस पे डिपेंड करती है, जैसा कि फॉर्मूले में था, और फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना जो है ये फोर्स कम होगी। तो इस लॉ को जो है ना, इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, चलें, ये हो गया हमारा, डिटेल में एनालिसिस कर लिया, डिटेल में समझ लिया। तो आज भी जो है मैंने लाइव लेक्चर लेना है, आप लोगों का लाइव टेस्ट लेना है मैथ का, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें भी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज जो है मैं आपसे पूछूंगा। चलें आज अब जो है हम करते हैं अपना वर्क एग्जाम्पल 1, यानी डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस। यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जो मैं तरीका कराता हूँ ना न्यूमेरिकल का, सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे आसान तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, और सबसे ज़्यादा आसान और नंबर लाने वाला तरीका यही है। एग्जामिनर के लिए भी समझने के लिए आसान, आपको भी समझने में आसान, और सॉल्व करना आसान। तो पहली कहा जा रहा है कि डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पता करने का फॉर्मूला वही है जो कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा। ठीक है, इस पर बच्चे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ है, पूरा लॉ पढ़ाने के बाद ये सवाल करते हैं, तो फिर उसमें फिर टीचर का ये जवाब होता है कि अभी जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा ना, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यही हमारे पास जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं आप इसे, या न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, दोनों जो है वो सही होगा प्रोनाउंस करना। तो पहली बॉडी का मास दिया हुआ है, और ये मोस्ट जो है वो रिकमेंडेड एमसीक्यूज है। ठीक है, कि ये आ सकता है पेपर में, इंटर में भी आ सकता है, फर्स्ट ईयर में, 9 मैट्रिक में भी आ सकता है। इंटर में तो नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर और 9 में आ सकता है, क्योंकि इंटर में तो ये फिर चैप्टर ही नहीं है ना। ठीक है, तो आर क्या है? आर है 2 मीटर। तो इंशाल्लाह अगर आप करते रहेंगे फिजिक्स मेरे साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेसिक इतनी अच्छी करा दूं कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली पास कर लें, क्योंकि 9 में भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर इंशाल्लाह मैट्रिक में भी फिजिक्स पढ़ानी है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो तमाम चीज़ें कराऊंगा। अच्छा, जी की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा कभी भी किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है,
अब इधर जगह कम है तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, kg। अच्छा, इन्वर्स क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ये अपॉन में लिखा है मैंने, अगर ऊपर लिखूंगा ना तो इन्वर्स आएगा। तो पता क्या करना है, टू फाइंड, पढ़ लेते हैं क्या फाइंड करने का कहा है। फाइंड करने का कहा है इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता करने का इन्होंने पहले ही कह दिया था हमें। अच्छा, डिस्टेंस ये 2 मीटर है जो कि यहाँ पर हमें लिख के दिया हुआ है, ठीक है, 2 मीटर्स। तो फोर्स पता करनी है हमें, फॉर्मूला वही होगा, सोल्यूशन और फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2। देखिए न्यूटन ने जो भी चीज़ें पेश की है ना हमारे पास, न्यूटन्स के जो लॉ हैं या ये जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। तो इसे जो है वो ज़्यादा ध्यान दें, और ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर और 9 में न्यूटन को जो है वो ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अब क्या करना है हमने, बस अब हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा इसके आंसर निकालने के लिए। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 800, और उसके बाद जो है हमने नीचे डिवाइड करा देना है आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 और उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 9। सबसे पहले मैंने 500 को मल्टीप्लाई कराया 800 से, उसके बाद साथ ही मल्टीप्लाई करा दिया 9.97 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आया 2.668 मल्टीप्लाई 10⁵, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। चलें, अब जो है मैं डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है। 2.668 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 4, तो द आंसर इज 6.67 मल्टीप्लाई 10⁶। अच्छा देखें, ये फोर्स तो है लेकिन माइनस में है और बहुत ही कम है, यानी इतनी कम फोर्स है कि कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ को मोशन तो नहीं करवा पाएगी, लेकिन बस उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। इतनी कम फोर्स में मोशन होना मुश्किल है, माइनस में फोर्स से कहाँ मोशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ताकत लगेगी एक दूसरे पर। चलें, अब आ जाते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ दिया था वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही उसमें, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रिसेम्बलेंस है, यानी क्या एक जैसी चीज़ें हैं दोनों में, तो ये पढ़ना है। और ये मैंने शायद, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो तो ये मैंने शुरू में भी बात बोल दी थी कि इन दोनों में क्या रिसेम्बलेंस है, ठीक है। तो चलें आज न्यूटन का थर्ड लॉ भी रिवाइज कर लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या एक जैसी चीज़ें हैं। और ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, फोर्स चाहे कोई भी हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो या नॉर्मल फोर्स हो, यूनिट न्यूटन ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट कुछ और बना लाएं, ठीक है, न्यूटन ही रहता है। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में यूनिट निकालना भी सिखाऊंगा चीज़ों के। तो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शो इन फिगर। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यानी ये जो ये लॉ पढ़ा हमने, इसमें भी एक ही चीज़ है कि एक चीज़ अगर दूसरे को खींच रही है ना तो दूसरी चीज़ भी एक को खींच रही है। यानी यहाँ पर m1 देखें, ये मास ऑफ द बॉडी है, यानी पहली बॉडी का मास, m2 जो है वो दूसरी बॉडी का मास, और F12 से मुराद यहाँ पर जो 12 नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि फोर्स, वो फोर्स जो कि बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रही है। आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 6.2 देखिए कि जो बॉडी ए पर, जो फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रही है ना, उसे F12 कहा गया है, यानी 1-2 कहा गया है, और जो फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर लगा रही है उसे 2-1 कहा गया है। तो दोनों जो है एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, ये वाली बॉडी पर सेम फोर्स लगा रही है, लेकिन मसला क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और आप न्यूटन का लॉ अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ जो है वो, यानी हर एक्शन का जो है वो रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन, यानी अगर आप दीवार पे पंच करते हैं तो दीवार भी आपको उसी फोर्स से वापस पंच करेगी, यानी मुक्का तो नहीं मारेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रिकॉल दैट, यानी जो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था उसको दोबारा देखते हैं। रिकॉल दैट अबव स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस यानी मिलती जुलती होना विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट दैट। अच्छा, न्यूटन की जो ये डेफिनेशन है याद कर लीजिएगा थर्ड लॉ की, बड़ी ज़्यादा जो है वो ज़बान ज़दे आम, यानी हर कोई जानता ही होगा इसे। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप चाहें तो इसको आजमा सकते हैं, किसी दीवार पर पंच करें तो वो दीवार आपको जो है वो, अगर आप इसको तेज मुक्का मारते हैं तो ये बोर्ड भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। बोर्ड मजबूत है तो उसको तो कुछ नहीं होगा, वो गैर जानदार है तो वो शोर भी नहीं करेगा, मतलब आवाज़ भी नहीं निकालेगा, चीखेगा भी नहीं, लेकिन आपके हाथ पे लग जाएगी और आपको दर्द होगा। ठीक है, तो दोनों लॉ में क्या रिसेम्बलेंस है, यानी क्या एक जैसी चीज़ें मिलती हैं। इसमें ये एक जैसी चीज़ें मिलती हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी ये बात कह रहा है कि अगर एक बॉडी दूसरे को घसीटेगी तो दूसरी बॉडी भी एक पहली बॉडी को घसीटेगी, यानी पहली बॉडी दूसरी बॉडी को घसीट रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को घसीट रही है। और थर्ड लॉ भी यही कहता है कि अगर एक फोर्स लगाएगा दूसरे पे तो दूसरा भी फोर्स लगाएगा पहले पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ठीक है, यहाँ भी यही बात हो रही है। ये हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक, और ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो कभी चाहें तो इस चीज़ को आजमा के देख सकते हैं आप कि क्या हमारे पास ये चीज़ बन रही है। चले, ये हो गया हमारा। अब आखिरी टॉपिक रह गया हमारा न्यूमेरिकल। इसमें सिर्फ एक ही था, लेकिन इस जैसे न्यूमेरिकल और भी आते हैं पेपरों में, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको समझा दूंगा जब वक्त मिला तो। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, नई चीज़ नहीं है, पुरानी ही चीज़ है, बस नाम नया है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन विच अ मास एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये अर्थ है हमारा, ज़मीन है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि अर्थ की अट्रैक्शन, यानी अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को जब तक अट्रैक्ट करेगी जब तक वो बॉडी अर्थ की फील्ड में रहेगी। अगर अर्थ की फील्ड से बाहर चली गई वो बॉडी तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करना छोड़ देगा। यानी आपने देखा होगा कि फिल्मों में अक्सर कि रॉकेट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये मैं एक रॉकेट ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, पेंसिल टाइप ड्रॉ हो रहा है लेकिन आप इसे रॉकेट कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, रॉकेट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉकेट आ गया। चलें, इसको जो है वो यूं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉकेट आ गया। अच्छा, अब जब ये रॉकेट स्पेस में जाता है तो जब तक ये जो है वो स्पेस में नहीं पहुंचता तो अर्थ इसे अट्रैक्ट करता रहता है, अर्थ इसे अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन जैसे ही ये स्पेस में चला जाता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम हो जाती है कि ये रॉकेट फिर ज़मीन पर आकर वापस नहीं गिर पाता, यानी स्पेस में ही चला जाता है। ऐसा कैसे होता है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत कम हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है या लग ही नहीं रही होती है। ठीक है, तो वो रीजन जहाँ पर अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स लगेगी बॉडी को, वो फील्ड कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फॉर एग्जांपल ये मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये अर्थ है, ये मैं एक हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, यानी हम सिर्फ समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होता। अब इस फील्ड के अंदर ना ये अर्थ है हमारी। अब ये जो फील्ड बनाई है ना मैंने डॉटेड लाइन, अगर इसके अंदर कोई चीज़ अर्थ के इसके अंदर अगर कोई चीज़ होगी ना इस फील्ड के अंदर, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगा, और इस फील्ड के बाहर चले जाएंगे तो अर्थ उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, यानी इतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा कि आप अपनी तरफ बुला ले वापस। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर कोई ज़्यादा दूर चले जाए तो फिर वापस नहीं आ पाता, इधर भी सेम सिस्टम है। अब मैं यहाँ पर एक बॉडी बना रहा हूँ, चले यहाँ पर मैं इंसान बनाता हूँ, ये स्पेस में इंसान, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये ह्यूमन ए है। अच्छा, ये है ह्यूमन बी। ठीक है, अच्छा, तो आप बताएं कि ह्यूमन ए जो है वो अर्थ के पास आ सकता है या ह्यूमन बी अर्थ के पास आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है वो ह्यूमन ए को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगी या बी को अपने पास बुला पाएगी, ह्यूमन बी को। तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका कि सर ह्यूमन बी को ही अपने तरफ खसीट सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर है। ह्यूमन बी जो है वो बहुत दूर है, ये यहाँ पर है, और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, इतना डिस्टेंस है उसके दरमियान। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। तो वो रीजन जहाँ पर अर्थ की अट्रैक्शन आपको महसूस होती रहेगी और आप ऐसा लगेगा कि आपको कोई अपनी तरफ घसीट रहा है, तो वो फील्ड, उस फील्ड को हम कहेंगे, यानी उस रीजन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बात समझ लें कि आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक बात ये की जा रही है और बिल्कुल सही बात की जा रही है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि अर्थ पे रखी हुई चीज़ पे तो ग्रेविटी की वैल्यू लगती रहती, ग्रेविटी लगती रहती है, यानी वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। लेकिन जब कोई चीज़ उड़ रही होती है ना हवा में,
और अर्थ के मतलब अर्थ के अंदर ही होती है, तो उसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर एक हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है, तो वो एरोप्लेन जो है वो अगर खड़ा हुआ है रनवे पे तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, लेकिन अगर वो उड़ना शुरू हो जाए ना इस हवा में तो उसके ऊपर भी ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर वो स्पेस में चला जाए ना बहुत दूर तो फिर नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है आपकी आसानी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो कि समझ नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट वीकर एज वी मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो फील्ड होती है ना, यानी ये जो ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है, ऊपर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। और एक बार और याद रख लें कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये ऊपर जाने पर तो कम होती ही है अर्थ के, लेकिन नीचे आने पर भी कम होती है। यानी अर्थ के अगर आप सरफेस में जाएंगे ना, ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, यानी ज़्यादा आपने लंबा गड्ढा खोद के अर्थ के ज़मीन में सरफेस पे चले गए, यानी सेंटर में चले गए, तो वहाँ पर भी जो है वो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी की वैल्यू मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे मिलती है आपको, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो फील्ड फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम समझ गए कि वो रीजन जहाँ पर हमें ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेविटी में जो वहाँ पर वो रीजन जहाँ पर जो है हमें अर्थ की अट्रैक्शन महसूस हो, यानी ग्रेविटी जो है हमें अपनी तरफ खींचे, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ये ख़ास रीजन है और इसकी एक ख़ास लिमिट है, ज़्यादा दूर जाएंगे अर्थ से तो फिर वापस अर्थ के पास नहीं आ सकेंगे, ठीक है। अर्थ फिर आपको अपनी तरफ नहीं बुलाने के काबिल होगी। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो रह गया होगा, ठीक है। तो ग्रुप के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो इंशाल्लाह आज जो है वो मैथ या फिजिक्स में ग्रुप में लगा दूंगा, जो है वो वीडियो मैं ग्रुप में जो है वो मैसेज दे दूंगा कि फिजिक्स या मैं मैथ में से दोनों में से एक के जो है वो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टेस्ट एमसीक्यूज टेस्ट लूंगा आज, ठीक है। और बाकी जो नोट्स हैं जिसमें से केमिस्ट्री के नोट्स का मैंने आपसे कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जैसी ही होते हैं शेयर कर दूंगा। और मैथ्स के नोट भी अभी बने नहीं है, केमिस्ट्री मैथ नहीं बने हैं, 3 नोट्स बन गए हैं, आप लिख लीजिए अपने पास चाहे तो। इंग्लिश फुल कंप्लीट है, जो भी नोट्स मिलेंगे कंप्लीट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक गायब हो या कोई यूनिट गायब हो या कोई सब्जेक्ट गायब हो, तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। ये वाहिद नोट्स होते हैं इस तरह से जो हम बनाते हैं, ताकि बच्चे को फिर टेंशन ना हो कि सर ने तो बोला था कि नोट्स पूरे और उसमें कुछ है नहीं, तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। और ऐसे कोई नोट्स हम कभी नहीं बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें कोई चैप्टर मिस हो, पहले हम उस चैप्टर को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके बाद ही शेयर करते हैं। उर्दू भी हो गए हैं और आखिरी फिजिक्स, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इन चारों नोट्स की फ़ीस जो है ना, मैंने इन चारों नोट्स की फ़ीस 300 है, 400 नहीं है। एक नोट जो है वो फिर आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, जो उर्दू का समझ लीजिए। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक नोट्स की फ़ीस है ना सिर्फ एक की, वो 100 है, चाहे वो फिज़िक्स हो, उर्दू हो या इस्लामियत हो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा था टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।